हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस मानुआ का एक्सप्लेनेशन वीडियो आज ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको ये लास्ट पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सारे डेविल को ओफिया कंटिनेंट में छोड़ने के बाद इवोर एंड ड्रैगन वहाँ से निकलने लगते हैं। जंगलों के ऊपर से गुजरने के दौरान इवोर सोचता है यहाँ पे बस जंगल ही है, क्या यहाँ पे कोई फसल नहीं उगाता है। देन वो आगे सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ओफिया कंटिनेंट में फार्मिंग सुइटेबल नहीं है। फिर वो लोग एक गांव से गुजरते हैं। इवोर बोलता है टेलोन चलो वहाँ पे चलते हैं। देन हमें दिखाया जाता है उस गांव में दो लोग बातचीत कर रहे थे। तभी टेलोन उन्हें बोलता है एक्सक्यूज मी। ये सुन के एक पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि इवोर उस जगह पे ड्रैगन के साथ आया था। ड्रैगन को देख के वो पर्सन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। दूसरा पर्सन हंसते हुए कहता है इवोर बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। उन्हें देख के इवोर बोलता है अंकल बेरो क्या ये आप हैं? अंकल बेरो उन्हें घर के अंदर इनवाइट करता है एंड उन्हें खाने के लिए फूड भी ऑफर करता है। अंकल बेरो कहता है मैंने डेविल निवासियों से सुना कि तुमने चर्च में क्या किया। मैं सभी साक्रेट मैसेंजर की ओर से तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बोलता है तो फिर आपको टेलोन को शुक्रिया कहना चाहिए। वो बुरे लोग उसके लिए बस चींटियों की तरह हैं, इसीलिए हमारी योजना इतनी अच्छी तरह से काम कर गई। देन बेरो उसे पिक्चर बुक दिखाते हुए कहता है क्या तुम दोनों सच में इस तरह के रिलेशनशिप में हो? ये सुन के इवोर कफ करने लगता है। देन वो ब्लश करते हुए बोलता है आपको ये कहाँ से मिला? बेरो कहता है ये बुक शर्मा कंटिनेंट में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। यहाँ तक कि डेविल को भी ये बुक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, इसीलिए यहाँ पे भी इसके बहुत सारे कॉपीज हैं। कुछ देर के बाद बेरो एप्पल पील करते हुए कहता है टाइम बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो। तभी इवोर चारों तरफ देखते हुए कहता है मैंने सुना कि सेक्रेट मैसेंजर जिनका उम्र 40 से ज्यादा है उन्हें डेविल कैसल से निकाल दिया जाता था। क्या वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं? बेरो बोलता है कुछ लोग अपने नए नाम से वापस अपने होम टाउन चले गए। कुछ लोग यहाँ से चले गए पर बाद में वो यहाँ पे वापस आ गए क्योंकि वो बाहर ठीक से सेटल नहीं हो पाए। हम लोगों ने इस जगह को ढूंढा है। ये जगह गेहूं की खेती के लिए सुइटेबल है। हम गेहूं से ब्रेड बनाते हैं एंड इसे एक्सचेंज करते हैं डेविल के साथ। वो लोग अपना मैजिक यूज करके क्रॉप हार्वेस्टिंग में हमारी मदद भी करते हैं। बेरो इवोर को एप्पल खाने के लिए देता है। इवोर कहता है आपको अभी भी पता है कि मुझे स्वीट चीजें पसंद है। उनके टेलोन भी धीरे से बोलता है मुझे भी इसके बारे में याद है। ब्रेड खाने के दौरान इवोर सोचता है मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरे चारों तरफ मैजिक है या फिर मैं कोई इल्यूजन देख रहा हूँ। प्लेट धोने के दौरान बेरो कहता है बहुत ही जल्द अंधेरा होने वाला है, तुम दोनों आज यहीं पे रुक जाओ। यहाँ पे एक घर खाली पड़ा है, मैं जाके उसे साफ कर दूंगा। बोर पूछता है क्या यहाँ पे बस आप ही एक ही इंसान है? ये सुन के बेरो कहता है क्या तुम्हें पता है इमोर्टल एनिमल्स इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं? कैट्स एंड डॉग लगभग 20 सालों तक जिंदा रह सकते हैं जबकि इंसान 100 सालों तक। इंसानों का 1 या 2 पेट रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पेट मर जाएगा तो वो एक नया पेट को रख सकता है। ये सुन के ड्रैगन इरिटेट हो जाता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तभी इवोर उसका क्लॉथ पकड़ता है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। बेरो बोलता है मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो उस घर पे रहता था। एक डेविल को वो इंसान बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसके साथ रहने लग गया था। ये सुन के वो दोनों थोड़ा परेशान होने लगते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इवोर को नींद नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था यहाँ तक कि अंकल बेरो भी हमारे रिलेशनशिप को लेके ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। देन वो सोचने लगता है एली भी कह रहा था कि ड्रैगन मुझे इम्पोर्टेंट नहीं देगा क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, पर मुझे पता है कि टेलोन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा उलझन महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद टेलोन को बुरा लगे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले वो किसी और के प्यार में पड़ जाए। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो आगे सोचने लगता है काश हम दोनों एक ही उम्र तक जीवित रह पाते। तभी टेलोन उसे कहता है क्या तुम सो नहीं पा रहे हो? इवोर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जगा दिया। टेलोन उसे हक करते हुए कहता है तुम खुद को ज्यादा टॉर्चर मत करो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें चेरिश करूंगा। ये सुन के इवोर सोचने लगता है तुम बुद्धू हो। मैं इस बात को लेके चिंता नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे हेट करोगे। तुम्हारा लाइफ मुझसे भी लंबा होगा। मेरे जाने के बाद तुम कितने समय तक दुखी रहोगे? सब कुछ सोच के इवोर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है टेलोन एंड इवोर डेविल कैसल पे पहुँच चुके थे। डेविल के आदमियों को मार के वो दोनों कैसल के अंदर घुस चुके थे।
टेलोन बोलता है लगता है डेविल किंग यहाँ पे नहीं है। इवोर बोलता है तो फिर हम उसके लिए नोट छोड़ देते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों डेविल किंग का जेम्स को ढूंढ लेते हैं। इवोर कहता है ये कॉम्पेंसेशन है ना, 300 साल बीत चुके हैं, उसने 243 सेक्रेट मैसेंजर को यहाँ पे भेजा था, इसीलिए हम लोग 243 जेम्स को लेंगे। इवोर आगे बोलता है अब बस 64 सेक्रेट मैसेंजर जिंदा हैं। हम लोग सारे मैसेंजर को एक एक जेम्स देंगे एंड बाकी के जेम्स हम लोग खुद रख लेंगे। ऑन बोलता है ये ब्यूटीफुल है, मुझे ये चाहिए। और एक जेम को देखते हुए कहता है यहाँ पे हाई लेवल मैजिकल सर्कुलर पैटर्न बनाया गया है, इस तरह के जेम्स को हमें ले लेना चाहिए। एलोन बोलता है ठीक है मैं ये ले लूंगा क्योंकि ये सारे ब्यूटीफुल है। ये सुन के इवोर हैरान हो जाता है एंड कहता है ब्यूटी को देख के अंधे मत हो जाना। के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्केटिंग एरिया दिखाया जाता है। डेविल एक कोने में बैठ के सोच रहा था ये लास्ट पीस है। इधर क्लाउडे चिल्ला रहा था योर मैजेस्टी आप कहाँ पे है। उसका वॉइस सुन के सेथ उसे पुकारता है। क्लाउडे उसे पूछता है आप कहाँ पे थे। क्लाउडे उसे धीरे से बोलता है ड्रैगन ने चर्च को गिरा दिया है एंड हमारे लोगों को वापस भेज दिया है। आप पहले की तरह लिविंग ह्यूमन से लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सेथ बोलता है इट्स ओके क्लाउडे, मुझे एक रिप्लेसमेंट मिल चुका है। देन सेथ उसे टोमेटो देते हुए कहता है तुम भी इसे खा सकते हो। ये देख के क्लाउडे हैरान हो जाता है एंड कहता है क्या वेजिटेबल, लेकिन इसे खाने से आपका बस पेट भरेगा, आपको कोई मैजिक नहीं मिलेगा। क्लाउडे बोलता है क्या आपने ये खुद से लाया है? अच्छा है आपका हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्लाउडे जब टमाटर खाता है वो कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैजिक मेरे अंदर दौड़ रही है। क्लाउडे चिल्लाते हुए बोलता है योर मैजेस्टी किसने आपको ये बेचा एंड इसकी कीमत कितनी है? सेथ बोलता है 10 मैजिकल स्टोन। ये सुन के क्लाउडे शौक में पड़ जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या 10 मैजिकल स्टोन? ये दिन दहाड़े डकैती है, हमारे डेविल किंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई? सेथ बोलता है मैंने खुद से वो स्टोन दे दिए थे। क्लाउडे बोलता है तो फिर इस वेजिटेबल्स को कैसे उगाया जाता है? सेथ बोलता है मुझे नहीं पता। क्लाउडे टमाटर को स्मेल करता है, देन वो गुस्से से कहता है मैं इस सेंट की मदद से उस पर्सन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। तभी सेथ उसे रोक देता है एंड कहता है मैं चल के उससे बातचीत करूंगा। ये सुन के क्लाउडे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड कहता है योर मैजेस्टी फाइनली आप किसी से बात करना चाहते हैं। क्लाउडे सोचने लगता है वो लड़कियों से नफरत करता है, इसीलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो उस तक पहुंच सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों प्रिंसेस के कैसल पे पहुंच चुके थे। वो दोनों अभी एनिमल फॉर्म में थे। क्लाउडे बोलता है योर मैजेस्टी क्या आप श्योर हैं कि आप उस इंसान से यहाँ पे मिले थे? तो बोलता है वो दिखने में प्रिंसेस की तरह थी। वहाँ पहुँच के क्लाउडे प्रिंसेस को देखता है, वो कहता है शर्मा चर्च बहुत अमीर थी लेकिन ये रॉयल फैमिली मिट्टी की तरह गरीब है, यहाँ तक कि प्रिंसेस को अपना पेट भरने के लिए सब्जियाँ उगानी पड़ रही है। क्लाउडे प्रिंसेस के पास जाने लगता है पर जेनिया चिल्लाते हुए कहती है तुम एक ह्यूमन नहीं बल्कि डेविल हो। क्लाउडे पूछता है तुम इन टमाटोस को कैसे उगाती हो? जेनिया उस क्रो से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। सेथ क्लाउडे को पकड़ लेता है। जेनिया पूछती है क्या तुम सब्जियां उगाने का तरीका सीखना चाहते हो? सेथ हाँ बोलता है। ये सुन के जेनिया चैन की सांस लेती है और कहती है तुम लोग बुरे इंसान नहीं हो सकते। उनके क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है हम लोग डेविल्स हैं। ये सुन के जेनिया पूछती है सबसे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, एक डेविल ह्यूमन लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब क्यों करता है? क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा खाना नहीं है? क्लाउडे बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं वाला इसका आंसर क्यों दूंगा। तभी सेथ उसका मुंह बंद कर देता है। एंड जेनिया उन्हें स्टोन दिखाते हुए पूछती है ये क्या है एंड मुझे बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो स्टोन को देख के क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैजिकल स्टोन बस डेविल्स के लिए ही है। अभी सेथ बोलता है मुझे ये माउंटेन से मिला था। ये सुन के जेनिया बोलती है तो फिर ये एक रेयर चीज है, ये स्टोन क्या कर सकती है? सेथ बोलता है इससे मैजिक यूज किया जा सकता है। जेनिया बोलती है मैंने सुना है कि ह्यूमन लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने से तुम्हें मैजिक मिलता है, पर नॉर्मल फूड के बारे में क्या है? सेथ सर हिला के मना करता है। जेनिया सोचने लगती है वो लोग मेरे टोमेटोज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन टोमेटोज का मैजिक से कुछ लेना देना है? उसे याद आता है एक बार उसने मैजिकल स्टोन को पाउडर बना के मिट्टी में मिला दिया था ताकि वो ज्यादा वेजिटेबल्स उगा सके। जेनिया उसे कहती है तुम मेरे टमाटोज खाना चाहते हो क्योंकि इससे तुम्हें मैजिक मिलता है। सेथ हाँ बोलता है। जेनिया बोलती है एक कंडीशन से मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जेनिया सेथ की ओर उंगली दिखाते हुए कहती है मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है।
सुन के सेठ हैरान हो जाता है। क्लाउड चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है इंसान? क्या तुम हमारे लॉर्ड सेठ को लुभाना चाहती हो? जेनिया बोलती है, क्या उसका नाम लो सेठ है? क्लाउडे गुस्से से कहता है, नहीं। सेठ क्लाउडे को बोलता है, उसे बता दो। सेठ सोच रहा था, हमें तो बस उसे एक स्टोरी सुनाना है, इससे हमारे मैजिकल स्टोन्स तो बच ही जाएंगे। इसके बाद क्लाउडे सेठ के बारे में कहने लगता है। वो कहता है, ये सब कुछ 300 साल पहले शुरू हुआ था। एक जवान डेविल जिसका स्टेटस बहुत ही हाई था, वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। वो लड़की एक ह्यूमन थी। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, फिर भी उस डेविल ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। उनका एक बच्चा भी हुआ। इम्प्योर ब्लड लाइन होने की वजह से मैजिकल स्टोन्स को ऑब्जर्व करने में उस बच्चे को डिफिकल्टी होने लग गई थी, और इससे भी बदतर ये था कि वो बच्चा खाने में बहुत ही नखरेबाज था, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ धीरे धीरे हुआ। देन जब वो बच्चा 3 साल का था, तब उसकी मोम का अफेयर ह्यूमन मैसेंजर के साथ चल रहा था। जब उसके पिता को इसके बारे में पता चलता है, वो अपना आपा खो देता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को मार देता है। अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए उसने डार्क मैजिक पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड इन द एंड वो उसी में ही फंस गया। अपने पिता के गुजर जाने के बाद उस बच्चे को सिंहासन पे बिठा दिया गया, लेकिन उसके अपने ही लोग उसे दुश्मन की नजरों से देखने लगे। इसी दौरान उसे पता चला कि ह्यूमन लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करने से वो जिंदा रह सकता है, साथ ही उसके मैजिकल पावर को भी बूस्ट मिलता है। वो नेचुरली कोल्ड एंड शांत स्वभाव का था। वो बातें करने वाले क्रिएचर्स को बहुत ही ज्यादा हेट करता था, स्पेशली ह्यूमन। उसकी नजरों में ह्यूमंस कुछ भी नहीं थे। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। क्लाउडे जेनिया की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हें ऑनर महसूस होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड सेठ तुम्हारे जैसे बदसूरत लड़की के साथ बात कर रहे हैं। जेनिया कहती है, वो हाफ डेविल है एंड मैजिकल स्टोन ऑब्जर्व करने में उसे डिफिकल्टी होता है। सुन के क्लाउडे गुस्से से बोलता है, अब तुम बकवास बातें करना बंद करो। तुमने ये टमेटोज कैसे उगाई, हमें बताओ। जेनिया क्लाउडे को दूर पुश कर देती है। जेन वो सेठ के करीब जाती है। सेठ घबराते हुए सोचने लगता है, वो अचानक से मेरे करीब क्यों आ रही है। जेनिया बोलती है, जब तक हम इसे ठीक कर लेंगे, इंसान एंड डेविल शांति से रह सकेंगे ना। देन जेनिया एक टमाटर को तोड़ते हुए कहती है, वेजिटेबल्स उगाने के लिए हमें मैजिकल स्टोन्स की जरूरत है, जो मैजिक को रिस्टोर कर सकती है। असली चुनौती इनकी देखभाल करने में है। अगर प्लांटिंग करने के दौरान तुम अपने मैजिक से मेरी मदद करोगे, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। देन जेनिया आगे बोलती है, अगर डेविल एंड ह्यूमन साथ में प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर कोई भी भूखा नहीं रहेगा, चाहे वो ह्यूमन, डेविल या हाफ डेविल हो। ये सुन के सेठ हैरान हो जाता है। तभी क्लाउड सेठ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, लॉर्ड सेठ, प्लीज आप बुद्धू मत बनिए। लड़कियां चालाक क्रिएचर होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो साथ में मिलकर काम करने की बात कर रही है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताएगी कि टमाटर कैसे उगाएंगे। जेनिया बोलती है, तुम हमें मैजिकल स्टोन्स देना एंड हम तुमसे प्लांटिंग टेक्निक्स शेयर करेंगे। अगर हमें साथ में मिलकर काम करना है, तो हमें कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सेठ बोलता है, देन तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती थी? इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जेनिया थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट एंड तुम्हारे साथ काम करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये सुन के सेठ हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है, आखिर इसका मतलब क्या है। जेनिया बोलती है, क्या मैं ज्यादा डायरेक्टली बात कर रही हूँ? इसमें क्लाउड गुस्से से बोलता है, लॉर्ड सेठ कभी भी तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च के ऊपर। इवोर सैक्रेड मैसेंजर को मैजिकल स्टोन दिखाते हुए कहता है, डेविल किंग ने इन्हें आज एक कॉम्पेंसेशन दिया है। तुम्हें जो पसंद आ रहा है, तुम इनमें से एक ले सकते हो। सैक्रेड मैसेंजर कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक ऑर्डिनरी जेम से इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। एली एक ब्लू मैजिकल स्टोन को चूज करते हुए कहता है, हम ह्यूमंस मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये स्टोन हमारे किस काम का? इवोर बोलता है, तुम इसे बस आज जेम रख सकते हो। देन एली सोचने लगता है, मैं इसे जेनो को भी दे सकता हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की है, पर मैंने अभी तक उसे प्रॉपरली थैंक यू नहीं कहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जेनो को दिखाया जाता है। जेनो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी एली उसे पुकारता है। जेनो भागते हुए एली के पास जाता है एंड कहता है, क्या तुम्हारा मीटिंग खत्म हो गया? एली उसे वो स्टोन देते हुए कहता है, डेविल किंग ने सैक्रेड मैसेंजर को मैजिकल स्टोन दिया है एज ए कॉम्पेंसेशन। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्या तुम इसे ले सकते हो? उस स्टोन को देखते हुए जेनो कहता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर मुझे भी पता नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
एली बोलता है तुम इसे आज जेब में रख सकते हो। जेनो उसे मना करता है पर एली उसकी बात नहीं सुनता है। जेनो सोचने लगता है उसने इतनी कीमती चीज मुझे दे दी। रात को जेनो जब ये घर में था वो सोचने लगता है ये कलर एली पे जचेगा, तो फिर मैं उसके लिए इसकी मदद से एक ज्वेलरी बना सकता हूँ। अपनी शॉर्ट की मदद से जेनो उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। देन वो एली के लिए ज्वेलरी बनाने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेनो एली को वो ज्वेलरी देते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये इयररिंग बनाया है। ये देख के एली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन वो जेनो के सर पे हिट करता है। देन वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है ये स्टोन कितने रेयर है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुमने इसे तोड़ दिया। जेनो बोलता है पर इसके टोटल वेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए है ना। देन एली उससे वो इयररिंग्स ले लेती है। एली बोलता है तुम्हें इस चीज का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता है। जेनो पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? एली सोच रहा था मुझे ये स्टोन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे ये वापस कर देता तो मैं उसे ये कभी नहीं देता। एली उस इयररिंग को पहनने की कोशिश करता है पर उसके हुक बहुत ही ज्यादा मोटे थे, की वजह से उसके ईयर में दर्द होने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक्सपेंसिव क्लोथिंग स्टोर दिखाया जाता है। एली बार्टन को इयररिंग्स दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसके हुक्स को पतला कर सकते हो? बार्टन बोलता है वाओ ये तो स्टनिंग ब्लू टोपेज है, पर तुमने इसे इयररिंग में क्यों बदल लिया? देन बार्टन आगे कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए रिंग या कुछ और में भी बदल सकता हूँ, पर रिंग बनाने के लिए मुझे फिंगर साइज की जरूरत है। ये सुन के एली ब्लश करने लगता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे उसे रिंग क्यों देना चाहिए? वो सोच रहा था ये प्रपोजल नहीं है। बार्टन हंसते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये किसे देना चाहते हो? एली बोलता है वो एक स्वॉर्डमैन है, क्या तुम मेरे लिए पेंडेंट या फिर ब्रोच बना सकते हो? बार्टन इसके लिए मान जाता है। कुछ दिनों के बाद प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। एक दिन एली जेनो को बॉक्स देते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए है। जेनो बोलता है तुम्हारा थैंक यू, पर ये क्या है? जेनो बॉक्स ओपन करके देखता है उसके अंदर 2 रिंग्स थे। रिंग्स देख के वो हैरान हो जाता है। वो एली को पूछता है तुम मुझे ये रिंग क्यों दे रहे हो? एली ब्लश करते हुए बोलता है तुमने जो ये रिंग्स मुझे दिए थे वो मैं पहन नहीं सकता, इसीलिए मैंने एक पर्सन को इसे पेंडेंट या ब्रोच बनाने के लिए कहा था, पर ऐसा लगता है कि उसने मेरे रिक्वेस्ट को मिसअंडरस्टूड किया। जेनो बोलता है ये रिंग मेरे लिए बहुत छोटी है। एली बोलता है तो फिर तुम इसे मुझे दे दो, मैं उसे एडजस्ट करने के लिए दे दूंगा। देन जेनो वो रिंग एली के फिंगर में पहनाने लगता है एंड कहता है देखो ये तुम में परफेक्ट लग रही है। ये देख के एली ब्लश करने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। जेनो हंसते हुए बोलता है हम दोनों एक एक ले सकते हैं। एली रिंग उतारते हुए कहता है तुम्हें ये मेरे फिंगर में नहीं डालना चाहिए था। जेनो बोलता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस के दौरान मैं ग्लोव्स पहनता हूँ, इसीलिए मैं इस रिंग को ज्यादातर पहन नहीं पाऊंगा। उसे गुस्से में देख के जेनो हंसते हुए कहता है मैं इस रिंग को धागे पर बांध दूंगा ताकि मैं इसे नेकलेस बना के पहन सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन के कैसल के ऊपर। इवोर सोफे पे लेटते हुए कहता है मैंने मैजिकल स्टोन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, फाइनली अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तभी टेलोन उसे कहता है क्या तुम भूल गए तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? इवोर उसे कहता है मेरे टेलोन तुम्हें रिवार्ड में क्या चाहिए? टेलोन बोलता है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के इवोर हैरान हो जाता है और कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? टेलोन कहता है मैं तुम्हारे सोल को मार्क करना चाहता हूँ ताकि तुम जहाँ पे भी रहोगे मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूं। इवोर बोलता है क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि कहीं मैं भाग ना जाऊं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। टेलोन सैड होके कहता है जब तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा सोल कहाँ है या तुम्हारा शरीर क्या बनने वाला है, मैं बस तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सब कुछ सुन के इवोर हैरान हो जाता है। टेलोन कहता है तुम मना कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इवोर बोलता है इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा ना, मेरे जाने के बाद हो सकता है कि तुम किसी और इंसान या फिर ड्रैगन के प्यार में पड़ जाओ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के टेलोन उसे सोफे पे पुश करते हुए कहता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताओ तुम करना चाहते हो या फिर नहीं। इवोर बोलता है ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता। इस दुनिया में मेरे मरने के बाद तुम्हें फ्रीडम मिलना चाहिए कि तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो।
टेलोन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, अटैचमेंट के बिना फ्रीडम बस एक लोनलीनेस है। इवोर अपने सोल को मार करने के लिए तैयार हो जाता है। टेलोन अपने नाखून निकालते हुए कहता है, मैं जल्दी से सब कुछ कर दूंगा। देन वो अपने नाखून की मदद से अपने हाथों में कुछ ड्रॉ करने लगता है। इसके बाद वो उसी सेम पिक्चर को इवोर के नेक के पीछे ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इवोर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। देन टेलोन अपना मैजिक यूज करता है एंड वो इवोर के सोल को मार्क कर लेता है। मार्किंग खत्म होने के बाद वो मार्क धीरे धीरे गायब होने लगता है। इवोर चैन की सांस लेते हुए कहता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? टेलोन बोलता है, तुम्हें मेरी ब्लड की जरूरत पड़ेगी लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए। इवोर कहता है, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, क्या हम तुम्हारे सलाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? टेलोन बोलता है, क्या तुम डर नहीं रहे? तुम्हें दर्द होगा। इवोर कहता है, इससे तो दर्द होगा ही, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ होगी। देन इवोर आगे कहता है, चलो हम कहीं और करते हैं, ये सोफा बहुत छोटा है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है। एली गार्डन पे अकेला बैठा हुआ था, वो अपने रिंग को देख रहा था। तभी वहाँ पे जेनो आ जाता है और कहता है, एली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये आवाज सुन के एली तुरंत उस रिंग को अपने हाथों से निकाल देता है। वो रिंग को छुपाते हुए कहता है, जेनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेनो हंसते हुए कहता है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे यहाँ पे बहुत कम सेक्रेट नाइट्स बचे हैं। अब तुम बिशप बन चुके हो, इसीलिए रात को तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को तो रहना होगा। एली नोटिस करता है कि उसने रिंग को गले में नेकलेस बना के पहना हुआ है। जेनो कहता है, कल न्यू चर्च का सेलिब्रेशन है, मैंने उनसे कहा कि आज रात थोड़ा आराम करो, मैं जागता रहूंगा। एली पूछता है, तो आज रात तुम कहाँ पे सोओगे? जेनो ग्रास के ऊपर लेट जाता है और कहता है, मैं यहीं पे सोने वाला हूँ। जब भी मैं कोई मिशन पे जाता हूँ मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ग्रास पे लेट जाता हूँ और स्टार्स को देखते देखते सो जाता हूँ। एली पूछता है, क्या तुम अपने साथियों के साथ बारी बारी से निगरानी रखते हो? जेनो कहता है, मेरा कोई साथी नहीं है, मोस्टली मैं अकेले ही काम करता हूँ। देन जेनो आगे बोलता है, मुझे अपने सोर्ड के साथ सोना पसंद है, अगर मुझे कोई भी आवाज सुनाई देती है तो फिर मैं तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता हूँ, जिसकी वजह से बाकी के लोग डर जाते हैं। एंड मैं हमेशा वही टास्क को चूज करता हूँ जिसे कोई भी नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद कोई भी मेरे साथ काम करने नहीं लगा। देन जेनो आगे हंसते हुए कहता है, मैं बहुत लंबे समय से सेफ जगह पे नहीं सोया हूँ। कुछ देर के बाद एली खड़ा हो जाता है। जेनो पूछता है, क्या तुम वापस अपने रूम जा रहे हो? एली बोलता है, यहाँ पे हवा चल रही है एंड मुझे ठंड लग रहा है। देन वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगा तो। ये सुन के जेनो हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड अभी जेनो एली के कमरे में था। जेनो कहता है, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मैं जमीन पे सो सकता हूँ? एली बोलता है, अब तुम अपना मुंह बंद करो एंड सो जाओ। पर जेनो सो नहीं पाता है। वो अपने सोर्ड को देखते हुए सोचता है, मैं सचमुच इसे अपने बाहों में लेना चाहता हूँ। इधर एली को भी नींद नहीं आ रहा था, फिर भी वो सोने की कोशिश करता है। एली सपने में देखता है। जेनो कहता है, मुझे माफ कर देना एली, मैं यहाँ पे सो नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। एली बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके जाने के बाद एली गुस्से से सोचने लगता है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं उसे कभी भी इनवाइट नहीं करता। इसके बाद एली को उस दिन के बारे में याद आने लगता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे याद है मैंने उन्हें भगा दिया था। एली सोचने लगता है, जेनो तुम जल्दी से अंदर रहो, पर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ एंड मेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा? ये सब कुछ एली का सपना था। रियल में एली जेनो को हक करते हुए रो रहा था एंड वो बोल रहा था, मुझे छोड़ के मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ, बाहर मत जाओ। जेनो उसे हक करते हुए कहता है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जेनो सोचने लगता है, अगर सेलिब्रेशन के बाद भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि न्यू चर्च के सेलिब्रेशन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पे एली एंड जेनो भी तैयार होके पहुँच चुके थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। बार्टोन उन दोनों के सामने एक बॉक्स ओपन करते हुए कहता है, एडिशनल टोपेज पेंडेंट से मैंने इन्हें बनाया है आप दोनों के लिए, आप प्लीज इस पे एक नजर डालिए। पेंडेंट को देखते हुए जेनो सोचता है, ये दोनों तो फेमिलियर लग रही है।
देन बार्टोन आगे बोलता है, अगर शर्मा चर्च को न्यू यूनिफॉर्म्स या फिर कोई भी एसेसरीज की जरूरत है तो फिर हमारा क्लोथिंग स्टोर उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। जेनिया सोचने लगती है, मुझे पता था वो यहाँ पे और भी ज्यादा ऑर्डर्स लेने के लिए आया है। कुछ देर के बाद जेनिया अनाउंसमेंट करती है, मैजिकल स्टोन्स का यूज करके मैंने इन वेजिटेबल्स को उगाया है, आप इन्हें फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। एना कुछ मेड के साथ उन टोमेटोज को गेस्ट को सर्व करने लगती है। वहाँ पे मौजूद लोग बातचीत करने लगते हैं, क्या इसे खाके मैं भी मैजिक यूज करने लगूंगा, इसे खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। इधर इबोर टमाटर को टेस्ट करता है, वो टेलोन को भी खाने के लिए देता है। इबोर सोचने लगता है, मैं अपने अंदर मैजिक को महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अंकल बेरो की ब्रेड खाई थी। इबोर कहता है, टेलोन टमाटर खाने के बाद तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो? टेलोन बोलता है, ये बहुत प्यास बुझाने वाली चीज है, वेजिटेबल का टेस्ट बहुत ही बेकार होता है। इधर जेनिया अनाउंसमेंट करती है, ये मैजिकल स्टोन बस डेविल्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, इससे वो अपना पेट भर सकते हैं एंड अपने मैजिक को रिस्टोर भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैजिकल स्टोन का पाउडर मिट्टी में मिला देने से क्रॉप का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जिन पौधों को उगाया जाता है वो ह्यूमंस के बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह के पौधे हमें मजबूती देती है। एंड सबसे खास चीज ये है कि ये डेविल के मैजिक को रिस्टोर कर सकता है। ये सुन के एली कहता है, डेविल किंग ने सारे सेक्रेट मैसेंजर को मैजिकल स्टोन दिया था एज ए कंपेंसेशन। अगर ये स्टोन्स इतने ही यूजफुल है तो हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर सकते हैं। एली सोचने लगता है, तो फिर मुझे रिंग भी देना होगा। क्या कहती है, नहीं, तुम लोग ये कंपेंसेशन डिजर्व करते हो, तुम्हें इसे डोनेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डेविल के साथ डील कर सकते हैं, वो लोग हमें स्टोन प्रोवाइड करेंगे एंड इसके बदले में हमें उन्हें क्रॉप्स देना होगा। ये सुन के वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बोलने लगते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्या होगा अगर वो ह्यूमन लाइफ फोर्स को अगेन अब्सॉर्ब करने लगेंगे तो। इवोर बोलता है, अगर डेविल की खाने की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो समाधान के लिए शर्मा कंटिनेंट पर अटैक करेंगे, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। टेलोन कहता है, मैं आपके साथ हूँ, आपको किस बात का डर है? देन जेनिया सेथ एंड क्लाउडे को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है। जेनिया बोलती है, सेथ इस डील को करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो डेविल्स की तरफ से ये डिसीजन ले रहा है। सेथ ऑकवर्डली चलते हुए सबके सामने आता है, वो सोच रहा था मैंने सेक्रेट मैसेंजर को कब स्टोन दिया था। डेविल किंग को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। इवोर कहता है, ये डेविल किंग यहाँ पे क्या कर रहा है? उनके जेनिया हैरान हो जाती है एंड कहती है, क्या डेविल किंग, क्या तुम सेथ के बारे में बात कर रहे हो? क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए आए हैं। देन सेथ उन सबको पेपर दिखाते हुए कहता है, ये मेरा ईमानदारी है। उन पेपर को देख के इवोर बोलता है, अच्छी बात है कि मैं मैजिक के बारे में 2-3 बातें जानता हूँ। पेपर पे लगे हुए मैजिकल सील की वजह से डेविल किंग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक सर्वेंट खाना ऑफर करते हुए कहता है, लॉर्ड इवोर एंड मिस्टर ड्रैगन, मैंने ये सलाद खुद से बनाया है, प्लीज आप एक बार टेस्ट करके देखिए। टेलोन सोचने लगता है, यहाँ पे मीट कहाँ पे है? इवोर खाते हुए कहता है, इसका टेस्ट प्रिंसेस जेनिया के टमाटर की तरह क्यों है? तभी एक दूसरा सर्वेंट बोलता है, मैंने मार्केट से मटेरियल खरीद के ये फ्रूट्स एंड सब्जियां उगाए हैं। प्रिंसेस जेनिया ने कुछ महीने पहले वेजिटेबल्स भेजे थे। उन वेजिटेबल्स को खा के हमारा सेब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, इसलिए मैंने कुछ बीजों को बचा के रखा हुआ था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ये सुन के इवोर हैरान हो जाता है एंड कहता है, बस कुछ ही महीने तो हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि 1 साल गुजर चुका है। तभी और एक सर्वेंट भागते हुए आता है एंड कहता है, लॉर्ड इवोर, मिस्टर ड्रैगन, वो शिप कहीं भाग गया। दूसरा सर्वेंट बोलता है, तो फिर तुम जाके उसे पकड़ के लेके आओ, लॉर्ड इवोर को खाने के दौरान डिस्टर्ब मत करो। सर्वेंट बोलता है, नहीं, एक लेडी जिसका नाम वेरोनिका है, उसने शिप को पकड़ के लाया है। उसने कहा कि वो ड्रैगन से मिलना चाहती है। तभी वेरोनिका उस सर्वेंट को दूर पुश कर देती है एंड कहती है, ओह मिस्टर ड्रैगन, फाइनली हम दोनों मिल गए। टेलोन थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? और सोचने लगता है, वेरोनिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कहीं पे तो इसका नाम सुना है। तभी इवोर को याद आता है, उसने ड्रैगन वीकनेस, ड्रैगन को कैसे मारा जाता है एंड ड्रैगन के ऊपर कैसे मैजिक यूज किया जाता है, उसने ये सारी किताबें पढ़ के रखी थी एंड उस बुक का ऑथर का नाम था वेरोनिका।
भी एक सर्वेंट घबराते हुए कहता है, क्या आप मैजिकल क्रिएचर के रिसर्चर हैं? हंसते हुए बोलती है, रिलैक्स, मैं यहाँ पे ड्रैगन से मैच करने के लिए नहीं आई हूँ। तो देख के टेलोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वेरोनिका उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास आंसर है जो मैं चाहती हूँ, एंड मेरे पास स्टोरीज है जो तुम्हें चाहिए, तो फिर हम शांति से बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते। इसके बाद हमें बताया जाता है ड्रैगन अपने इलाके में अकेले रहना पसंद करता है, इसीलिए आमतौर पे ज्यादातर ड्रैगन अलग अलग पहाड़ों में रहते हैं। यहाँ तक कि मैटिंग के बाद भी जब उनके अंडों से बच्चे निकल जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। एक पावरफुल ड्रैगन को एक पहाड़ पर विजय प्राप्त करना और उनके बच्चों को उड़ान भराने के लिए सपनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही वो एक नए पहाड़ की खोज पर निकल पड़ते हैं। 1314 साल पहले एक एरोगेंट फीमेल ड्रैगन ने इसी टेरिटोरियल के चक्कर में दूसरे ड्रैगन से दुश्मनी मोड़ ली थी और फिर उसके अंडे को चुरा लिया गया था। के अंडे को एक गुफा में छुपा दिया गया था। उस माउंटेन का नाम था अबाडोन। अपने अंडे को वापस पाने के लिए वो बेताब थी, इसीलिए वो दूसरे ड्रैगन के रीजन में घुस गई थी। वो उन सभी ड्रैगन से लड़ने लगी जिसके ऊपर उसे शक हो रहा था। इसके बावजूद जिसने भी उसके अंडे को चुराए थे उसने कुछ भी नहीं बताया। एबेडोन माउंटेन पे उसके अंडे रहे जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकल जाते, पर एक दिन किसी रीजन की वजह से वहाँ पे आग लग गई। वेरोनिका ये कहानी इवोर एंड ड्रैगन को सुना रही थी। वेरोनिका कहती है, उस फीमेल ड्रैगन के लाइफ से प्रेरित होकर मैंने 2 डिकेड से भी ज्यादा ड्रैगन के अध्ययन में गुजार दिया है। उसके पक्के सबूत कंटिनेंट में देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो ड्रैगन ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं एंड उन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता है। तुम पहले ड्रैगन हो जिससे मैं पहली बार अपने लाइफ में मिल रही हूँ। ये सुन के इवोर हैरान हो जाता है एंड वो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन किताबों को कैसे लिखा? ये सुन के वेरोनिका हंसते हुए कहती है, वहाँ पे बहुत सारे काल्पनिक कथा भी है। टेलोन सोच रहा था, उसने एबरडन माउंटेन कहा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे मैं जेम्स के साथ रह रहा था। परेशान देख के इवोर सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टोरी टेलोन से रिलेटेड है? वेरोनिका कहती है, ड्रैगन एंड इंसान का खून मिलाने से इंसान का उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे अभी तक इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है जहां ड्रैगन ने अपना खून का इस्तेमाल करके इंसान का उम्र 300 सालों से ज्यादा बढ़ाई हो। पर मैजिक से इसे अचीव किया जा सकता है। टेलोन पूछता है, कैसा मैजिक? देन वेरोनिका अपनी एक किताब पलटते हुए कहती है, फॉर्मल रेविल किंग अपनी ह्यूमन वाइफ का लाइफ बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे रिसर्च किए थे एंड उसने जिस मटेरियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था वो था रॉयल मैजिकल स्टोन्स। मैं इसके एग्जैक्ट प्रोसीजर के बारे में अभी भी पढ़ रही हूँ। और भी रिसर्च करने से ह्यूमन का लाइफ स्पान को बढ़ाया जा सकता है। देन वेरोनिका उसे मैजिकल स्टोन्स को दिखाने लगती है। इवोर बोलता है, ये सारे तो रेयर मैजिकल स्टोन्स हैं, इन्हें कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टेलोन कहता है, इनमें से कुछ मैजिकल स्टोन मेरे कलेक्शन में है, अगर नहीं रहेंगे तो मैं उन्हें माइनिंग करके निकालूंगा। ये सुन के इवोर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, टेलोन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए अपने प्रीशियस जेम्स का सैक्रिफाइस करोगे। मैं सच में। टेलोन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना कंजूस हूँ? तभी वेरोनिका बोलती है, वंडरफुल, प्लीज सक्सेसफुल होने के बाद मुझे अपना फॉर्मूला शेयर जरूर करना। अभी ह्यूमंस एंड डेविल साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये सुन के टेलोन कहता है, तो तुम हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो ना? तभी वहाँ पे एली पहुँच जाता है। वो कहता है, क्या तुम लोग कुछ चीज में बिजी हो? इवोर पूछता है, एली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एली कहता है, हम लोगों ने डेविल किंग के साथ बहुत सारे सप्लीमेंटल एग्रीमेंट्स किए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके मैजिकल सील को चेक करो। एंड ये पर्सन? इवोर कहता है, ये मिस वेरोनिका है, वो मैजिकल क्रिएचर रिसर्चर है, मैंने मैजिक का नॉलेज उनकी किताबें पढ़ के प्राप्त किया है। वेरोनिका बोलती है, स्वीटी मुझे पता है तुम कौन हो, तुम बिशप एली हो ना? एली सोचने लगता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वेरोनिका कहती है, मैं होप कर रही हूँ कि जना तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा। ये सुन के एली ब्लश करते हुए बोलता है, क्या आप उसे जानते हैं? वेरोनिका कहती है, मैं उसका देखभाल तब से कर रही हूँ जब से वो अपनी पैंट गीली कर देता था। ये सुन के एली कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूछता है, आप जेनो के क्या लगेंगी? वेरोनिका कहती है, मैं उसके मास्टर हूँ। तभी वहाँ पे जेनो आ जाता है और कहता है, वेरोनिका तुम यहाँ पे? वेरोनिका उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोलती है, मैं सोच रही थी कि तुम वेस्ट कंटिनेंट में रहोगे, तुम वापस कब आए? जेनो बोलता है, कुछ ही दिन हुआ है। वेरोनिका कहती है, मैंने सुना कि तुम एक रिलेशनशिप में हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जेनो कहता है, मैं रिजेक्ट हो गया। एली सोचने लगता है, क्या उसने रिजेक्ट कहा, पर कब?
उसे याद आता है एक बार जेनो ने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एली सोचने लगता है तो वो लव कन्फेशन था। ये कितना स्ट्रेंज है, कोई भी इसके लिए हाँ नहीं कहेगा। जेनो कहता है बट इट्स फाइन, उसे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ रहूंगा। मोनिका पूछती है तो फिर तुम्हारे एडवेंचर के बारे में क्या हुआ? जेनो कहता है मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता, इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई मैजिकल क्रिएचर नहीं है जिसे मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के एली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। देन वो प्लस करते हुए सोचता है वो कितना बुद्धू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एली चर्च में सबको कहता है कि डेविल किंग के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो चुका है। चर्च में सारे काम खत्म होने के बाद वो वापस घर जाने लगता है। तभी उसके सामने वेरोनिका अचानक से आ जाती है। उसे देख के एली डर ही जाता है। एली पूछता है मिस वेरोनिका आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वेरोनिका बोलती है मैं कल सुबह वेस्ट कंटिनेंट चली जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम लोगों को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। एली कहता है आप कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रुकते? वेरोनिका कहती है मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, अभी मैं बुक स्टोर जा रही हूँ, इसीलिए कुछ देर के बाद हम दोनों बातचीत करेंगे। कुछ देर बाद हमें उन दोनों को साथ में दिखाया जाता है। एली सोच रहा था वो जेनो का मास्टर है, इसका मतलब है कि वो एल्डर है, मुझे उनके साथ क्या बातचीत करना चाहिए, ये सब सोच के वो नर्वस हो रहा था। वेरोनिका कहती है ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनो चर्च में रुकेगा। वो एक ऐसा पर्सन है जो बिना किसी साथी के भी अकेले जिंदगी गुजार सकता है, इसीलिए मुझे हमेशा फिक्र होता था कि वो अकेला पड़ जाएगा। एली कहता है मुझे लगता है कि वो हैंडसम है एंड उसके जैसे ईमानदार लड़के से बहुत सारे लड़कियां अट्रैक्ट भी होंगी। ये सुन के वेरोनिका हंसते हुए कहती है वो लड़का थोड़ा अजीब है, इसीलिए उसके पास ज्यादा दोस्त भी नहीं है, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। वेरोनिका आगे बोलती है वो बचपन से ही मूड खराब करने वाला रहा है, यहाँ तक कि वो एक लव लेटर को भी चैलेंज लेटर समझ लेता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक लड़की ने जेनो को लव लेटर लिखा था। जेनो कहता है मारिया लेटर के हिसाब से मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ एंड मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के मारिया इरिटेट होके बोलती है नेवर माइंड, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब भूल जाओ। देन मारिया वहाँ से भागने लगती है। जेनो भी उसके पीछे जाता है एंड बोलता है तुम भाग क्यों रही हो, ये बस एक वुडन स्वॉर्ड है। मारिया बोलती है नहीं तुम मेरे करीब मत आना। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है जिस दिन से जेनो ने उस लड़की को डरा के भगा दिया था उस दिन से कोई भी उसे अगेन अप्रोच नहीं करता था। वो ज्यादातर ट्रैवल करता रहता था, इसीलिए अपना पेट भरने के लिए वो गांव के लोगों के लिए लकड़ियां काटता था। बाद में जब उसे पता चला कि मैजिकल क्रिएचर को मारने के बाद वो अपना जीविका कमा सकता है, तब उसने स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। मैजिकल क्रिएचर को मारने के लिए उसके अंदर एक अलग ही जुनून था। शायद ये इसीलिए था क्योंकि उसका होम टाउन उनके द्वारा ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो हमेशा ऐसा काम करता था जो कोई और नहीं करना चाहता था। वो आमतौर पे मुश्किल होता था और चैलेंजर देने वाले को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन वो इन कामों में सफल रहा कि उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को चुनौती देना पसंद था। एली कहता है मुझे गार्ड करके एंड बच्चों को स्वॉर्ड सिखा के वो यहाँ पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। वेरोनिका कहती है तुम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को चैलेंज करना पसंद है, पर इससे भी ज्यादा उसे वीक को प्रोटेक्ट करना पसंद है। जब वो किसी ऐसे पर्सन से मिल चुका है जिसे वो लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसे इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। ये सुन के एली हैरान हो जाता है। वेरोनिका कहती है ठीक है मुझे अब चलना चाहिए, आज बुक स्टोर हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। देन वेरोनिका हंसते हुए कहती है मुझे खुशी है कि तुम उसे यहाँ पे रखने में कामयाब रहे। अब जब भी मुझे उसे देखने की जरूरत होगी मुझे उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। एली बोलता है पर अगर वो जाना चाहता है तो फिर मैं उसे नहीं रोकूंगा। वेरोनिका बोलती है नहीं तुम्हें उसे रोकना होगा, तब जाके उसे खुशी महसूस होगा। ये सुन के एली कुछ समझ नहीं पाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जेनो काफी लेट में घर पहुंचता है। एली पूछता है तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? जेनो कहता है ओह एक नया लड़का मुझे लगातार परेशान कर रहा था कि मैं उसे नया मूव सिखाऊं। वो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? एली थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है मैं अकेले सो नहीं पा रहा था। तो कहता है तो फिर मैं अगली बार जल्दी आ जाऊंगा। एली उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। जेनो कहता है एली मुझे ठंड नहीं लग रही है। क्योंकि एली इरिटेट होकर बोलती है विंटर आ रहा है एंड ठंड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। जेनो कहता है तो फिर मैं कल एक दूसरा ब्लैंकेट देख लूंगा, ये ब्लैंकेट बहुत ही छोटा है। एली बोलता है ये काफी बड़ा है। देन एली थोड़ा धीरे से बोलता है क्या तुमने जो पहले कहा था वो अभी भी मायने रखता है? जेनो कहता है
तुमने क्या कहा, फिर से कहना, तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। देन एली चिल्लाते हुए उसके ईयर में कहती है, क्या तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? जेनो ब्लश करते हुए कहता है, क्या तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा? एली ब्लश करते हुए कहता है, लव कन्फेशन के लिए तुम्हें ये वर्ड सच में नहीं कहना चाहिए था। जेनो उसके करीब जाते हुए कहता है, तो फिर क्या मैं डिफरेंट वर्ड ट्राई कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? एली उसका माउथ कवर करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। जेनो कहता है, क्या मैं तुम्हें अपने बाहों में ले सकता हूँ? सुन के एली बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है एंड कहता है, तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं तुम्हें दूर पुश कर दूंगा, ठीक है? देन जेनो उसे पकड़ते हुए कहता है, ग्रेट, अब मैं तुम्हें अपने करीब ला सकता हूँ। एली कहता है, अब मुझे नीचे उतार दो। जेनो कहता है, तुम्हें हमेशा नाइटमेयर आते रहते हैं एंड जब भी ऐसा होता है तुम मेरा नाम पुकारते रहते हो। मुझे तब लग रहा था कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुन के एली सोचने लगता है, तुम बुद्धू हो। एली उसे कहता है, वेरोनिका ने मुझसे कहा कि तुमने लव लेटर को चैलेंजिंग लेटर समझ लिया था। ये सुन के जेनो थोड़ा परेशान होकर बोलता है, तब मैं एक बच्चा था, हालांकि अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पर मुझे कॉमन सेंस तो है। देन जेनो आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई भी इंटीमेट चीजें करूँगा तो क्या तुम मुझे हेट करने लगोगे? एली बोलता है, नहीं। ये सुन के जेनो का हार्ट बीट बढ़ने लगता है। देन वो एली को किस कर लेता है। इससे जेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा था, ग्रेट, उसने मुझे किस करने से रिजेक्ट नहीं किया। देन जेनो सो जाता है। एली सोचने लगता है, क्या बस इतना ही? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ड्रैगन का कैसल दिखाया जाता है। इवोर देर रात तक स्टडी कर रहा था। वो वेरोनिका के दी हुई किताब को पढ़ रहा था। वो सोच रहा था वेरोनिका उन सब लोगों से मिल चुकी है जिसने अपना खून ड्रैगन के साथ मिलाया था, पर उसने इस स्टोरीज के बारे में अपने बुक में इंक्लूड नहीं किया है। मुझे वो लोग एंड उनके ड्रैगन के लाइफ स्पान के बारे में जानना है। मुझे याद आता है कि वेरोनिका ने कहा था कि इस चीज को सीक्रेट रखना। ड्रैगन के बॉडी फ्लूइड से ह्यूमन का लाइफ बढ़ सकता है, नहीं तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एंड ड्रैगन खतरे में पड़ सकते हैं। मोर कहता है, पर ड्रैगन का बॉडी फ्लूइड से ह्यूमन का लाइफ बस मैक्सिमम 300 साल तक बढ़ सकता है। मुझे लगता है मैजिकल स्टोन इससे ज्यादा एफिशिएंट होगी। तभी वहाँ पे टेलोन पहुँच जाता है। टेलोन उसे कहता है, अब तुम सोने चलो, तुम इस किताब को कल पढ़ लेना। इवोर कहता है, बस 2 ही पेजेस बचे हैं, इसे खत्म करके मैं सोने चला जाऊंगा। ये सुन के टेलोन कहता है, तुम कब से इतने मेहनती बन गए? टेलोन उसे कैरी करते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक रास्ता जरूर निकालूंगा। क्या तुम्हें याद है डेविल किंग के पिता के बारे में? उनके पास एक मैजिकल बुक थी, हम डेविल किंग के पास जाके उसे किताब मांग सकते हैं। वोर कहता है, मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ। टेलोन कहता है, मैं जानता हूँ इंसान अपने हर पल को चेरिश करना चाहता है, लेकिन अगर तुम अपने लॉन्ग लाइफ के लिए अपना हेल्थ को इग्नोर करोगे तो मैं ये नहीं चाहूँगा। उनके वोर उसे हक करते हुए कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं लंबे समय तक जिंदा रहूँ एंड जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा हेल्दी रहूंगा। टेलोन उसे बेड में लेटाते हुए कहता है, मैंने उस किताब को पढ़ा था, मैजिकल स्टोन्स काम नहीं भी कर सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। देन टेलोन उसे हक करते हुए कहता है, अगर तुम फ्यूचर में ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर अकेला रहना मेरे लिए नाइटमेयर बन जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। सेथ अपना मैजिक का यूज करके पौधों को पानी दे रहा था। जेनिया चिल्लाते हुए कहती है, ये सब कुछ कितना अमेजिंग है। वो सेथ को कहती है, ये मैजिक सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। जेनिया एक्साइटेड होकर कहती है, सेथ, क्या तुम इन पौधों को जल्दी से बढ़ाने के लिए कोई मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो? इससे काफी समय की बचत हो सकती है। सेथ कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी क्लाउड बीच में आकर कहता है, नहीं, तुम्हारे नजर में ये मैजिक एक टूल की तरह है। तो हम सब्जी का समय बढ़ा देते हैं तो उसी मात्रा में किसी और का समय धीमा हो जाएगा। सुन के जेनिया बोलती है, अगर ऐसा है तो हम प्लांट का ग्रोथ को फास्टर कर सकते हैं एंड एनिमल का एज स्लो कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। सुन के क्लाउड गुस्से से बोलता है, ठीक है, चलो देखते हैं तुम कितने एनिमल्स को दांव पे लगा सकती हो। क्या तुमने इसके बारे में कंसिडर किया? इसे करने के लिए हमें कितना मैजिक यूज करना पड़ेगा? अगर हम थोड़े से समय के लिए कीमती जादुई पत्थर को बर्बाद करेंगे तो मैं रो पड़ूंगा। जेनिया कहती है, हम इंसानों के लिए ये छोटा समय भी बहुत प्रीशियस होता है। कल्टीवेशन पीरियड 1 साल घटाने के बाद हम अपना आउटपुट को डबल कर सकते हैं। क्लाउड गुस्से से बोलता है, मुझे माफ कर देना, पर हम डेविल्स के पास काफी समय होता है। हम ऐसी स्टूपिड चीजें करके मैजिकल स्टोन को बर्बाद नहीं करना चाहते।
पर तभी सेठ बोलता है हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ये सुन के जेनिया कहती है तुम कितने काइंड हो सेठ, तुम मेरे प्लान में शामिल होना चाहते हो। क्लाउडे सेठ को साइड में ले जाता है एंड उसे धीरे से कहता है योर मैजेस्टी, ह्यूमन का लाइफ बढ़ाने से हमारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जब ये लड़की मर जाएगी हम लोग वापस डेविल कंटिनेंट चले जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपना खेती कर सकते हैं एंड हमें ह्यूमन को सर्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। सेठ कहता है डेविल हमेशा नए मैजिक की खोज में रहता है, जबकि ह्यूमन नए फूड वैरायटी कल्टीवेट करने में आगे रहता है। हम लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं। सेठ आगे कहता है एक सब्जी बस 1 या 6 महीने तक जीवित रहती है और कटाई के बाद उसे दोबारा लगाना पड़ता है। हालांकि जो पेड़ फल देती है वो दशक तक टिकी रहती है और उनमें साल में 1 बार फ्रूट्स होता है। इसके अलावा पेड़ जितनी पुरानी होगी उसके फल उतने ही स्वादिष्ट होंगे। देखा जाए तो इंसानों का लाइफ टाइम बहुत ही कम रहता है एंड उन्हें इस छोटे से समय में सब कुछ एक्सप्लोर एंड अचीव करना रहता है। पर अगर वो डेविल्स की तरह लंबे समय तक जिंदा रहेंगे तो उनके टेक्नोलॉजी में बहुत अचीवमेंट हो सकता है। देन सेठ आगे कहता है ह्यूमन का टेक्नोलॉजी एंड हमारे न्यू मैजिक को कंबाइन कर दिया जाएगा तो मुझे बिलीव है कि फ्यूचर में हमें मैजिकल स्टोन्स के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ेगा। अभी जेनिया बोलती है तुम दोनों क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो। क्लाउडे बोलता है प्लांट को तेजी से ग्रो करना ये हमारे सीक्रेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें सबसे पहले अपने कॉन्टिनेंट जाना होगा। जेनिया बोलती है पर अचानक से तुम वापस कब आने वाले हो। सेठ बोलता है शायद 3 दिनों के अंदर। क्लाउडे धीरे से पूछता है क्या आपने 3 दिन कहा, आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। सेठ बोलता है उसका टाइम बहुत ही लिमिटेड है। जेनिया सोचने लगती है जब वो मुझसे बात करता है तब वो हकलाता है, लेकिन वो क्लाउडे से अच्छे से बातचीत कर रहा है। क्या ये इसीलिए है क्योंकि वो मेरे सामने शर्मा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें डेविल का कैसल दिखाया जाता है। क्लाउडे सेठ को एक किताब देते हुए कहता है योर मैजेस्टी, ये फॉर्मर डेविल किंग का नोटबुक है, इसे पढ़ने से पहले आप 2 बार सोच लीजिए। क्लाउडे सैड होके बोलता है उस समय मेरे फादर ने मेरी मोम की आयु बढ़ाने के लिए 500 वर्ष का बलिदान दिया था, पर मेरी मोम को ये पसंद नहीं आया एंड उन्होंने हमें बिट्रे भी किया। ये कह के सेठ उस नोटबुक को पढ़ने लगता है। उस नोटबुक को पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उस नोटबुक में उसके फादर ने लिखा था सेठ प्लीज मुझे माफ कर देना, इन 500 सालों में तुम दोनों जवान बने रहोगे पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। रिका मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी एंड मेरा रेपुटेशन खराब करके तुम यहाँ से चली जाओगी। लेकिन उसके फादर ने आगे लिखा था जब तक कि तुम जिंदा थी और मेरे साथ थी मुझे इसकी परवाह नहीं था कि तुम कैसे दिखोगी। तो फिर ऐसा क्यों? दिखावा तो एक बहाना है ना। नोटबुक पढ़ने के बाद सेठ कहता है मेरे फादर सच्चाई का सामना नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने मोम को जिंदा करने के लिए सब कुछ ट्राई किया था। क्लाउडे बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज आप अपसेट मत हुई है, ह्यूमन बॉडी 500 सालों तक जिंदा रहने के लिए नहीं बना है, इसीलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना भी अंत सेम ही होगा। सेठ कहता है अन्य पहलुओं में परिवर्तन किए बिना मानव जीवन को लंबा करना उनके लिए मात्र पीड़ा होगी। फिर भी हम उनके शारीरिक समय को धीमा कर दे तो उनकी गतिविधियां भी धीमी हो जाएगी, जो उनको सामान्य जीवन में भी बाधा दे सकती है। भी एक गार्ड भागते हुए रूम के अंदर घुस जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन फिर से यहाँ पे आ गया। सुन के सेठ एंड क्लाउडे शौक में पड़ जाते हैं। क्लाउडे बोलता है आखिर वो हमसे चाहता क्या है। के बाद हमें दिखाया जाता है लिविंग रूम में ड्रैगन इवोर के साथ था। देर के बाद क्लाउडे एंड सेठ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सेठ घबराते हुए कहता है तुम्हें क्या चाहिए। क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है तुमने हमारे मैजिकल स्टोन्स चुराए, हमने अभी तक इसके बारे में सेटल नहीं किया है। टेलोन गुस्से से कहता है ओह क्या तुम अभी इसे सेटल करना चाहते हो। इवोर उसे बोलता है टेलोन तुम शांत हो जाओ। सेठ कहता है हम लोग तुम्हें और मैजिकल स्टोन्स नहीं दे सकते। क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है हम लोग तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हो। बहुत ही शर्मनाक है, तुम पूरी तरह से चोर हो। टेलोन सोफे पे बैठ जाता है एंड कहता है हमें तुमसे मैजिकल स्टोन्स नहीं चाहिए। इवोर कहता है तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम तुमसे कुछ सीखने आए हैं एंड जरा इधर देखो हमने तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया है। स्नैक्स देख के सेठ सोचने लगता है ये तो टेस्टी लग रहा है। सेठ उस स्नैक को खाने ही वाला था, तभी क्लाउडे उसे रोकते हुए बोलता है योर मैजेस्टी सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा। क्लाउडे को खाते हुए देख सेठ के मुंह से पानी निकलने लगता है। तो ब्रेड को खा के क्लाउडे को अपने बॉडी में मैजिक फील होता है। क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है इस आटे को मैजिकल स्टोन्स में कल्टीवेट किया गया है ना। और कहता है क्या तुम लोगों को याद है तुमने सेक्रेट मैसेंजर्स को डेविल कैसल से बाहर निकाल दिया था।
वो लोग अपना पेट भरने के लिए डेविल कॉन्टिनेंट में फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये गेहूं एक्सीडेंटली डेवलप किया है। सुन के सेठ हैरान हो जाता है एंड कहता है कहाँ पे। सोच रहा था डेविल कॉन्टिनेंट में फार्मिंग बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। क्लाउडे गुस्से से कहता है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। लोन गुस्से से कहता है सबसे पहले तुम आयु बढ़ाने के लिए अपने पिता की मैजिक को दिखाओ। तो बोलता है ये यूजलेस है। इवोर पूछता है पर क्यों। क्लाउडे समझाने लगता है इस मैजिक को यूज करने के लिए किसी को अपना आयु देना होगा एंड जिसने भी आयु दिया होगा वो बूढ़ा हो जाएगा। लोन कहता है मैं अपना लाइफ उसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा और कितने साल जोड़ सकता हूँ। इवोर सोचने लगता है इस तरह से तो वो बूढ़ा हो जाएगा। तो बोलता है 500 सालों तक। क्लाउडे बोलता है तब तक आप 500 सालों तक एक बूढ़े सेल में कैद होकर रहेंगे। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लोन कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम कैसे दिखोगे। तक कि तुम जिंदा एंड हेल्दी रहोगे मेरे लिए ये काफी है। ये सुन के इवोर उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है। देन इवोर क्लाउडे को पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कितने सालों से जिंदा हो। क्लाउडे गुस्से से बोलता है तुम कितने रूड क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने 3 जनरेशन डेविल किंग को सर्व किया है। वो पूछता है तो फिर क्या तुमने कभी रीइंकार्नेटेड सोल को देखा है। क्लाउडे बोलता है मुझे पता है तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक सोल को इंटेलिजेंट लाइफ में रीइंकार्नेट होने के लिए 1000 साल लग जाते हैं। लेकिन इसके दौरान पता नहीं वो कितनी बार रिबॉर्न हुआ होगा एज ए प्लांट या फिर एक एनिमल में। ये सुन के टेलोन कहता है क्या तुमने 1000 साल कहा। इवोर कहता है टेलोन मैं तुम्हारे साथ 500 सालों तक तो रह लूंगा, लेकिन अगर मैं इस तरह से जीने से थक जाऊंगा तो मुझे वादा करो कि तुम मुझे जाने दोगे। ये सुन के टेलोन कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन टेलोन उसे हक करते हुए कहता है शायद एक दिन मैं मैजिक में सफलता हासिल कर लूंगा, तब तक मैं बिना बुढ़ापा के 500 साल से भी ज्यादा जी सकूंगा। क्लाउडे बोलता है तुम बस विश ही कर सकते हो, इंसान कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकता। दोनों को देख के सेठ सोचने लगता है काश मेरे फादर एंड मदर ऐसे ही रहते। भी उसे जेनिया की बातें याद आती है। जेनिया ने उससे कहा था तो फिर हम प्लांट के ग्रोथ को फास्टर कर सकते हैं एंड एनिमल का एज को कम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है ना। सेठ सोचने लगता है वेट क्या होगा अगर हम लिविंग थिंग के कुछ कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे तो इससे प्लांट में एजिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो बोलता है शायद ऐसा हो सकता है, हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ये सुन के टेलोन उसे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे वो मेरी तरह लंबे समय तक जीवित रहेगा और बुढ़ापे का कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। सेठ घबराते हुए कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। टेलोन कहता है अगर तुमने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दिया तो मैं तुम्हें अपने सारे जेम्स दे दूंगा एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। सेठ सोचने लगता है ये आदमी सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अंकल बेरो का घर दिखाया जाता है। वो अंकल बेरो को कहता है क्या आज रात के लिए हम यहाँ पे रुक सकते हैं। बेरो इसके लिए मना नहीं करता है। इवोर कहता है अंकल बेरो मैंने डेविल किंग को आपके व्हीट के बारे में कहा, उसने कहा कि वो बाकी सेक्रेट मैसेंजर को ढूंढने में मदद करेंगे। बेरो कहता है मदद के लिए तुम्हारा थैंक यू। वो टेलोन को कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले जो कुछ भी कहा था। देख सकता हूँ कि मिस्टर ड्रैगन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है। वो ड्रैगन का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब हम लोग लाइफ शेयरिंग मैजिक के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि आपका दोस्त अभी खुश होगा। बेरो कहता है लेकिन कुछ लोग की खुशी दूसरों के दर्द के कीमत से आता है। उस डेविल को बस सुंदरता में ही इंटरेस्ट है। उसे हमेशा जवान और सुंदर बनाए रखने के लिए उस डेविल ने अपने ही प्रजाति का जादू को विड्रॉ करने लगा। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इवोर कहता है टेलोन अगर यंग रहने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है तो फिर अच्छा होगा कि मैं। टेलोन उसे कहता है हो सकता है कि तुम बुढ़ापे के दर्द को समझते नहीं हो। सबसे पहले मैं जिस इंसान के कांटेक्ट में आया था उसका नाम था जेम्स। तब मैं बहुत ही यंग था पर वो 70 साल का हो चुका था। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझता था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो जब भी मेरे सर को टच करता था मैं उसके वार्म को महसूस कर पाता था। वो स्ट्रॉन्ग था फिर भी वो टूटने के कगार पे था। कभी कभी वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था। तब मुझे लगा कि सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। पर एक दिन वो कहीं बाहर गया था पर वो कभी वापस नहीं आया। मैंने देखा कि 2 लोग उसे दफना रहे थे। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं जागा।
उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि ह्यूमन का लाइफ कितना छोटा होता है। जब मैंने जेम्स जैसे और लोगों के साथ मिलने की कोशिश की तो मुझे बस निराशा ही मिला, इसीलिए मुझे लगा अकेला रहना बेहतर होगा। फिर 10 सालों के बाद मैं एक इंसानी बच्चे से मिला था। मैंने उस वीक क्रिएचर को सीरियसली नहीं लिया था। टाइम पास करने के लिए मैंने उस बच्चे के साथ वक्त बिताया। उसने मुझे सुझाव दिया कि राजा से 10 टोन्स सोने मांगने का। मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैं तुमसे मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा बकबक करता रहता था। तुमने मुझे वो खुशी दी जो मैंने पहले कभी भी एहसास नहीं किया था, और मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम मेरी जरूरत हो। देन टेलोन आगे कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हेल्दी रहो एंड खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। निवोर विंक करते हुए कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 10 साल पहले तुम जिस बच्चे से मिले थे वो मैं तो नहीं? सुन के टेलोन हैरान हो जाता है। वो कहता है, हाँ, तुम दोनों सिमिलर तो लग रहे थे एंड तुम दोनों के सुनहरे बाल हैं। इवोर कहता है, तब तुमने मुझे दूर नहीं भगाया था, इसके लिए मुझे जेम्स का शुक्रिया कहना चाहिए। उसकी वजह से तुमने ह्यूमैनिटी के बारे में जाना। देन इवोर इमोशनल होके कहता है, मैं खुद को मैजिक के लिए समर्पित कर दूंगा एंड मैं किसी को भी हर्ट किए बिना अपने लाइफ को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। टेलोन कहता है, कोई बात नहीं, तुमसे मिलने से पहले मैं कई साल अकेले गुजार दूंगा, ये याद रखना। जब मैं बोर हो जाऊंगा तब मैं सोने चला जाऊंगा। कई डिकेट्स के बाद मैं जागूंगा, तब मैं एक्सरसाइज करूंगा एंड गोल्ड एंड जेम्स की माइनिंग भी करूंगा ताकि मैं अपने कलेक्शन बढ़ा सकूं। देन टेलोन उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। अगर मैजिक फेल भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें मार्क कर लिया है। तुम ड्रैगन 5000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जब तुम फिर से री इनकारनेट होके इस दुनिया में आओगे, मेरे पास काफी समय रहेगा। इवोर इमोशनली होके कहता है, लेकिन अगर तुम सच में अकेला नहीं रह सकते तो फिर तुम किसी ड्रैगन को ढूंढ सकते हो। मेरे मरने के बाद तुम बाकी की जिंदगी उसके साथ बिता सकते हो। सुनके टेलोन गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? इवोर कहता है, मेरे मरने तक कम से कम वेट कर लेना। टेलोन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें बाइट करके अभी इसी वक्त मार सकता हूँ। इवोर बोलता है, ठीक है, तब इसे भूल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एली एंड जेनो को दिखाया जाता है। एली सोच रहा था वो बस मुझे किस करता है या फिर मुझे हक करता है। एली उसे कहता है, जेनो, क्या तुमने कभी इवोर का पिक्चर बुक पढ़ा है? जेनो बोलता है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? एली कोई रिप्लाई नहीं देता है। जेनो कहता है, मैं अभी जाके पढ़ लेता हूँ। एली ब्लश करते हुए कहता है, मैंने नहीं कहा कि तुम इसे अभी पढ़ सकते हो। पर जेनो उस पिक्चर बुक को ढूंढने लगता है। एली कहता है, वो ड्रॉ के अंदर है। जेनो उस किताब को पढ़ने शुरू करता है। वो कहता है, ये पिक्चर बुक बहुत ही अच्छा है, मैं पहली बार पिक्चर बुक पढ़ रहा हूँ। एली उसे कहता है, तुम इसे कल भी पढ़ सकते हो। जेनो कहता है, मैं जल्दी से इसे पढ़ के खत्म कर लूंगा ताकि हम दोनों के पास काफी समय रहेगा बातचीत करने के लिए। एली इरिटेट होके बोलता है, देन जो करना है करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एली सोचने लगता है, जेनो अभी तक सो रहा है, अब तक तो वो जाग गया होता। एली उठने की कोशिश करता है पर जेनो ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। एली उसे दूर पुश करता है। तभी जेनो अपनी आंखें खोलता है एंड वो सडनली एली को किस करने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच कार्यक्रम दिखाया जाता है। करने के बाद जेनो उसके ऊपर सो जाता है। एली गुस्से से बोलता है, क्या तुम अभी सो रहे हो? तुम्हें मुझे बाथरूम तक ले जाना चाहिए, कुछ देर के बाद मेरा मीटिंग भी है। कुछ सेकंड के बाद जेनो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। एली गुस्से से बेड से नीचे उतरने लगता है एंड कहता है, मैं ये खुद कर लूंगा। अभी एली के बैक में दर्द होता है। ये देख के जेनो कहता है, एली गुस्से से बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने ये सब कुछ अभी क्यों किया? उनके जेनो हैरान हो जाता है एंड कहता है, क्या मैं फिर से स्लीप वॉक कर रहा था? देन जेनो उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने खुद को डिसिप्लिन नहीं रखा, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। एली कहता है, सब कुछ करने के बाद तुम मुझे ये बता रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? जेनो कहता है, क्योंकि ये सारी चीजें बस मेरे सपने में ही होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। एली ब्लश करते हुए कहता है, अगर मुझे इसकी आदत हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं इसकी आदत कैसे डाल सकता हूँ? ये सुन के जेनो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड कहता है, एली, क्या मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? इसके बाद जेनो उसे हक कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों बाथटब में थे। एली पूछता है, जेनो, क्या तुम फिर से एडवेंचर में नहीं जाओगे? जेनो कहता है, एट दिस पॉइंट नहीं,
मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे रुक के तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? उनके जेनो कहता है क्या तुमने वेस्ट कहा? जेनो आगे बोलता है यहाँ तक कि सारे ताकतवर लोग अंत में अपने घर चले जाते हैं। अभी मैं लकी फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक घर है। जेनो अपने बचपन के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है वेरोनिका ने मुझे एक घर दिया था पर वो ज्यादातर ट्रैवल करती रहती है, इसीलिए मैं हमेशा घर पे अकेला रहा करता था। मुझे घर पे अकेले रहना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। मैं उस जगह पे गया था जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, लेकिन उन डेविल्स ने सब कुछ जला दिया था। पर अब मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए, जिसे मैं घर बोल सकता हूँ। एली सोचने लगता है उसने घर कहा, बहुत समय के बाद मैं ये वर्ड सुन रहा हूँ। देन वो आगे सोचने लगता है मेरे पास बहुत कम समय के लिए एक घर था और मैं हर दिन प्रे करता रहता था कि मेरे पिता मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन मेरे पिता मर गए और चर्च के लोगों ने मुझ पे कब्जा कर लिया। हर दिन यही पता लगाने की कोशिश में लगा था कि मैं यहाँ से कैसे बच के निकलूं। फिर भी मैंने किसी को अपने इरादे के बारे में नहीं बताया। हालांकि अब मैं एक बिशप बन चुका हूँ, फिर भी मैं चर्च को एक वर्क प्लेस की तरह ही देखता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूंगा जिसके सामने मैं अपना बॉडी एंड सोल को खो दूंगा, बिना इस डर के कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे ठेस पहुँचेगा। देन एली उसे चिक पे किस करते हुए उसने लगता है जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ मेरे सारे परेशानियाँ दूर हो जाती है एंड मुझे ये फीलिंग्स पसंद है। जेनो सोचने लगता है एली ने मुझे किस किया। एली बोलता है मुझे जल्दी से नहा के काम पे निकलना होगा। ये सुन के जेनो सैड हो जाता है। एली उसे पूछता है क्या इन स्क्रैचेस से तुम्हें हर्ट हो रहा है? तो उसे प्यार से कहता है अगर तुम मुझे किस करोगे तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुन के एली बोलता है लगता है आज मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इवोर के ऊपर। उसके फेस पे खून लगा हुआ था, उसका बॉडी उस खून को अब्सॉर्ब करने लगता है। इवोर नींद से जाग जाता है एंड बोलता है टेलोन ये तुम क्या कर रहे हो? टेलोन उसका मुंह बंद कर देता है। देन कुछ सेकंड के बाद टेलोन कहता है मैं देख सकता हूँ कि बिना कोई पेन के तुम मेरे फ्लूइड इजीली अब्सॉर्ब कर पा रहे हो। इवोर उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड रोमांटिक तरीके से कहता है चलो हम फिर से करते हैं। टेलोन उसे बाहों में उठाते हुए कहता है हमें घर जाके करना चाहिए, यहाँ पे बेड बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। तभी वहाँ पे बेरो पहुँच जाता है। उन दोनों को इस तरह से देख के वो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ गया था। इवोर उसकी बाहों से नीचे उतर जाता है एंड कहता है अंकल बेरो गुड मॉर्निंग। अंकल बेरो इवोर को वेरोनिका की किताब देते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें इटर्नल लाइफ के बारे में वेरोनिका से पूछना चाहिए। इवोर कहता है क्या आप उसे जानते हैं? अंकल बेरो कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने उसे देखा था चर्च में। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी 20s में थी, पर लोग कहा करते थे कि वो 30 सालों से ऐसे ही रह रही है। देन 5 साल पहले मैं वेरोनिका से फिर से मिला, तब मुझे डेविल कैसल से बाहर निकाल दिया गया था एंड मैं बूढ़ा हो रहा था। तब वेरोनिका को देख के लग रहा था वो 40s या 50s में होगी। वेरोनिका कह रही थी डेविल का खाना बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे व्हीट की खेती क्यों नहीं करते। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बेरो कहता है वो बहुत सालों से दुनिया भर यात्रा करती रहती है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसे कुछ तो ऐसा मिला होगा जो उसे बूढ़ी होने से बचा रही है। टेलोन कहता है अगर उसे पहले ही फॉर्मूले के बारे में पता था तो वो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों कह रही है। तभी इवोर कहता है वेरोनिका कह रही थी कि वो वेस्ट कंटिनेंट चली जाएगी, उसके जाने से पहले हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ड्रैगन का कैसल दिखाया जाता है। वेरोनिका कहती है मैं ऑलमोस्ट वोल्केनो पहुंच ही गई थी, पर तुम लोगों ने मुझे वापस यहाँ पे क्यों लाया? बाद में तुम लोगों को मुझे उसी जगह पे वापस छोड़ना होगा। इवोर उसे कहता है मिस वेरोनिका क्या तुम्हारे अंदर डेविल का खून है? एक्चुअली में तुम 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हो ना। वेरोनिका कहती है किसी भी लड़की से एज पूछना ये बहुत ही रूड बात है। और बोलता है मैं तो बस जानना चाहता हूँ इतने लंबे समय तक तुम कैसे जिंदा रह सकती हो। वेरोनिका कहती है मैंने तुमसे पहले जो कहा था क्या तुम्हें उसके बारे में याद है? ड्रैगन के बॉडी फ्लूइड से एक ह्यूमन अपना लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है, पर एक ह्यूमन बॉडी शायद इसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता। देन वेरोनिका आगे कहती है इस डेविल खून ने मुझे इमोर्टल नहीं बनाया, पर इसकी मदद से मैं ड्रैगन के खून को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। वो पूछता है क्या इससे पहले भी तुमने ड्रैगन का खून पिया है? वेरोनिका कहती है 80 साल पहले मुझे ड्रैगन के खून वाले मैजिकल स्टोन्स मिले थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उन्हें टेस्ट किया था और फिर मेरे दिमाग में अजीब अजीब यादें घूमने लगी जो मुझे उस ड्रैगन के रास्ते तक ले गई। ये सुन के इवोर सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो ड्रैगन टेलोन की मोम थी।
वेरोनिका कहती है जवान बने रहने के लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ी है वो ये है कि मेरे कुछ ऑर्गन्स तेजी से ओल्ड हो रही है एंड मेरी लेफ्ट आई उनमें से एक है। जो लोग ड्रैगन का खून पीते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं। जो लोग इसे पीना बंद कर देते हैं उन्हें इस एक्स्ट्रा ईयर में उनके शरीर पे भारी असर पड़ता है। मेरे मामले में ये असर मेरी बाईं आंख पर पड़ी। फिर वो फिर से सामान्य रूप से बूढ़े होने लगते हैं। सुन के टेलोन इवोर का लेफ्ट आई को चेक करने लगता है। फिर वेरोनिका हंसते हुए कहती है मैंने अपनी 30 साल की जवानी के बदले में सिर्फ अपनी लेफ्ट आई को बेच दी। ये बहुत बढ़िया सौदा है ना। मैं बिना किसी पछतावे के एक साधारण महिला की तरह रह सकती हूँ। इवोर टेलोन को कहता है ऐसा लग रहा है अब मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुन के टेलोन उसे कंधे पे कैरी करते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। इवोर कहता है वेट, मेरा ये मतलब नहीं था। वेरोनिका बोलती है जरा रुको, तुम कुछ भूल रहे हो, तुम्हें मुझे बाफोस वोल्केनो तक पहुँचाना होगा। के बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च के ऊपर। वेरोनिका एक नाइट को पूछती है बिशप एली कहाँ पे है एंड जेनो कहाँ पे है। नाइट बोलता है आज वो दोनों छुट्टी में है। ये सुन के वेरोनिका बोलती है क्या वो दोनों डेट पे गए हैं। जल्द ही अंधेरा होने वाला है, मैं सोच रही थी आज मैं उनके घर में रुक जाती। तभी जेनो वेरोनिका को पुकारता है। वेरोनिका उसे कहती है मुझे लगा तुम एली के साथ डेट पे गई हुए हो। तो बोलता है एली का तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं उसी के साथ ही था। ये सुन के वेरोनिका पूछती है पर क्यों, तुम तो डॉक्टर नहीं हो। तो बोलता है पर मैं इसका जिम्मेदार हूँ। ये सुन के वेरोनिका शौक में पड़ जाती है एंड उसे कुछ रियलाइज होता है। वेरोनिका बोलती है देन मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ रही हूँ। जेनो बोलता है एली अभी रेस्ट कर रहा है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जेनो आगे बोलता है ह्यूमन एंड डेविल के बीच समझौता बना ली गई है लेकिन कई ह्यूमन डेविल के साथ संपर्क बनाने में डर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें समझते नहीं है। इसलिए मैं आपको आज लेक्चरर हायर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में समझाएं। उनके वेरोनिका हैरान हो जाती है। देन वो कहती है मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नो कहता है मुझे पता है ये तुम्हारा काम नहीं है पर क्या तुम यहाँ पे और कुछ सालों के लिए रह सकती हो। वेरोनिका बोलती है तो फिर तुम्हें मुझे एक लैब प्रोवाइड करना होगा जहाँ पे मैं मैजिकल क्रिएचर के बारे में स्टडी कर सकूँ। मैं ये भी स्टडी करना चाहती हूँ कि मैजिक के जरिए दोनों मर्द के बीच बेबी कैसे पैदा हो सकती है जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये सुन के जेनो ब्लश करते हुए बोलता है नहीं, आप हार मान लीजिए, मैं आपको आपकी मर्जी से काम करने नहीं दूंगा। और के आगे हमें बताया जाता है लाइफ शेयरिंग मैजिक यूज करने के लिए 9 रेयर मैजिकल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। अलग प्राणियों के अलग अलग फिजिकल लिमिट्स होती है। लाइफ शेयरिंग मैजिक से एक रेसिपिएंट का जीवन काल 5 गुना तक बढ़ सकता है। इससे एजिंग को रोका नहीं जा सकता। हमें आगे बताया जाता है जब कोई अपने एज लिमिट तक पहुंच जाता है तब हम उसके एजिंग माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट को यंगर कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड वो फिर से यंग हो सकता है। से उसका जीवन काल भी बढ़ सकता है पर इससे यंगर लोग जल्दी ही बूढ़े होने लगेंगे। तो प्रॉब्लम का समाधान देते हुए जेनिया कहती है हम लोग माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट को प्लांट एंड एनिमल के बीच में बदलेंगे। एग्जाम्पल हम वेजिटेबल के एजिंग कंपोनेंट को यंगर कीड़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इससे हमें कीड़ों को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेथ बोलता है पर अलग स्पेसीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट अलग तरीके का होता है। हायर लेवल के लिए हमें उतनी ही ज्यादा मैजिकल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। निया बोलती है तो फिर हम इसे बस ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे डेवलपमेंट टाइम भी कम होगी। सेथ बोलता है तो फिर पहले हमें मैजिकल स्टोन्स को पिघलाना होगा लेकिन मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। निया सोचने लगती है वो अब ज्यादा बातचीत करने लगा है। मुझे अभी भी याद है पहले वो कुछ ही वर्ड्स ही बोल पाता था। इधर क्लाउडे को दिखाया जाता है वो उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। सोचने लगता है पेस्ट एंड वेजिटेबल्स ये दोनों अलग स्पीसीज हैं। तरह के केस में मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा। ये काम कर गया तो फिर वो ड्रैगन उस ह्यूमन के साथ जिंदगी भर पार्टनर बन के रह पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कहता है इवोर मैंने सुना कि तुम लाइफ एक्सटेंडिंग मैजिक के ऊपर काम कर रहे हो, क्या ये सच है। और बोलता है सच कहूँ तो मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये मैजिक काम कर गया तो मुझे किसी दिन तुम्हारे मौत के बारे में सुनना पड़ेगा। वो सैड होके कहता है मैं अपने आप को दर्द से बचाने के लिए टेलोन को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता। एली उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है जब तुम किसी के बारे में केयर करने लगते हो तो तुम पहले की तरह फ्री नहीं हो सकते। शायद इसी तरह से प्यार लोगों को अपने बस में कर लेता है। ये सुन के इवोर कहता है क्या तुम भी प्यार में बिलीव करने लगे हो।
एली बोलता है जब तुम इसे बिलीव करोगे तभी तुम इसे एंजॉय कर पाओगे। ये सुन के इवोर उसे कहता है इसका मतलब है तुमने और उस नाइट ने। एली ब्लश करते हुए कहता है उसने लव वर्ड का इस्तेमाल किया एंड मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इवोर बोलता है वाओ, उसने अपने प्यार का इजहार किया, जबकि टेलोन ने मुझे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि एली इरिटेट होकर कहता है क्या, पर ये इम्पोर्टेंट है। इवोर कहता है वो अपने एक्शंस के जरिए अपना प्यार जाहिर करता है, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इसे कहे या ना कहे। ये सुन के एली सोचने लगता है ऐसा लगता है ड्रैगन बिना कुछ बोले ही इवोर को सिक्योर महसूस करवा सकता है। देन इवोर इधर उधर देखने लगता है। देन वो एली को धीरे से पूछता है मैंने सुना था कि डिवाइन स्वॉर्ड नाइट एक वर्जिन है, उसे पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, क्या ये सच है? बोलता है उसने तुम्हारा पिक्चर बुक देख के सब कुछ सीखा। ये सुन के इवोर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, मेरी पिक्चर बुक देख के? और बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पिक्चर बुक को इस तरह से एज ए गाइड इस्तेमाल किया जा सकता है, मुझे और भी पिक्चर बुक बनाना चाहिए। ब्लश करते हुए बोलता है तुम प्लीज जरा धीरे बोलो। एली बोलता है अब मुझे चलना चाहिए वेरोनिका का स्पीच सुनने के लिए। इवोर बोलता है ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर वहाँ पे टेलोन पहुँचता है। इवोर उसे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेलोन उसे एक थैली देते हुए कहता है मुझे आज कुछ स्टोन्स मिले हैं, इस स्टोन्स में कुछ पैटर्न्स बनाए गए हैं जो वेरोनिका के नोट से मैच करते हैं। इवोर बोलता है तुम घर पे मेरा वेट कर सकते थे। टेलोन बोलता है तुम बहुत देर से बाहर में हो एंड अभी अंधेरा होने वाला है, फिर भी तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे। इवोर इरिटेट होकर कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं घर से भाग गया। इवोर मैजिकल स्टोन्स को देखते हुए कहता है ये तो वही है। टेलोन बोलता है ये एग्जैक्टली उसकी तरह ही लग रहा है, ये वही है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? इवोर कहता है ऐसा लग रहा है ये जेंडर ब्लेंडर स्टोन है, इससे हम अपने जेंडर चेंज कर सकते हैं। सुन के टेलोन गुस्से से उस स्टोन को थ्रो कर देता है। इवोर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो स्टोन काफी रेयर था। वेरोनिका जहाँ पे स्पीच दे रही थी वो स्टोन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। स्टोन जाके एक पर्सन के सर पे हिट करता है। वो पर्सन उस स्टोन को देखते हुए कहता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। वेरोनिका तुरंत उस स्टोन को ले लेती है एंड कहती है ये स्टोन ब्यूटीफुल है, तुम्हें इस तरह के पैटर्न बनाए हुए स्टोन मिलेंगे तो उसे मुझे दे देना। उनके वहाँ पे मौजूद बच्चे बोलने लगते हैं मुझे लगता है ये स्टोन की कीमत काफी ज्यादा होगी। वेरोनिका चिल्लाते हुए कहती है किसी भी इविल के पास ये स्टोन नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये बर्बादी का कारण बन सकता है। वेरोनिका सोचने लगती है मुझे एक जेंडर ब्लेंडर स्टोन मिला है, मैंने एक जैकपॉट को हिट किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इवोर अभी पिक्चर बुक बना रहा था। टेलोन पीछे से आके कहता है तुम मैजिकल स्टोन्स के ऊपर आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। टेलोन कहता है बहुत लंबे समय से तुम पिक्चर बुक के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, पर ये तुम अगेन स्टार्ट क्यों कर रहे हो? इवोर बोलता है मेरे पास काफी समय बचे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे क्रिएट करूं। टेलोन उसे बाहों में कैरी करते हुए कहता है जब तक कि तुम मेरे साथ रहोगे तुम एक एवरेज ह्यूमन से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहोगे। टेलोन उसे बेड तक ले जाता है। इवोर उससे कहता है लाइफ एक्सटेंडिंग मैजिक यूज करने के लिए हमें काफी मैजिकल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। 6 महीने हुए हैं एंड मैंने आधे जेम्स को खत्म कर लिए हैं, जिसे तुमने कलेक्ट करने के लिए 1000 साल गुजार दिए थे। और आगे कहता है वो जेम्स तुम्हारे साथ हजारों सालों तक रहती, पर उन जेम्स को मेरे ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि मैं ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहने वाला हूँ। उनके टेलोन उसे पिंच करते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो बेड में लेटते हुए कहता है मैंने गोल्ड एंड जेम्स को कलेक्ट किए अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए। लंबी जिंदगी एक बड़े घर की तरह है, इसे अपना घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। वो चीजें इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज हो सकती हैं। ये चीजें गोल्ड एंड जेम्स की तरह दिखती नहीं है, लेकिन ये एक खाली सोल को भर सकती है। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ ये घर कभी भी नहीं टूटेगा एंड ये सारे मेमोरीज मेरे अंदर सेफ रहेंगी। मैं तुम्हारे साथ और भी मेमोरीज बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इन मेमोरीज को लंबे समय तक याद कर पाऊँ। और कहता है तो फिर मैं इन सब चीजों को अपने पिक्चर बुक में ड्रॉ कर दूंगा ताकि तुम इन चीजों के बारे में ना भूलो। लोन कहता है मैं नहीं भूलूंगा, वैसे तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें ऑलरेडी मार्क किया है। देन वो इवोर को टच करते हुए कहता है तुम्हें लंबे समय तक जीना होगा, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। और कहता है मुझे एक वैम्पायर की तरह फील हो रहा है, मैं तुमसे सारी अच्छी चीजों को शक कर लूंगा।
उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इवोर कहता है टेलोन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टेलोन भी कहता है इवोर मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। टेबल के ऊपर बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए थे। तो सोचने लगता है ह्यूमन अलग अलग तरीके के खाने बनाते रहते हैं। इवोर बोलता है मैंने सुना कि तुम डिफरेंट स्पीसीज के बीच कंपोनेंट एक्सचेंज करने का मैजिक ढूंढ लिया है, जैसा कि डेविल किंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बोलता है इससे पहले कि इसे ह्यूमन पर लागू किया जा सके अभी भी हमें लंबे रास्ता तय करना है। और उसे अपना पिक्चर बुक देते हुए कहता है एनीवे तुम्हारे रिसर्च एंड डेडिकेशन के लिए थैंक यू। इस डेजर्ट के अलावा मैं तुम्हें ये बुक गिफ्ट में दे सकता हूँ। तो बोलता है मैं भला इसका क्या करूँगा। और बोलता है ये लोगों को प्रेम के बारे में ज्ञान दे सकता है, इससे डेविल कल्चर आगे बढ़ने लगेगा। फिर क्लाउडे चिल्लाते हुए कहता है आप इसे मत पढ़िए। सेथ बोलता है हाँ पर क्यों नहीं। क्लाउडे चिल्लाते हुए इवोर से कहता है वो अभी भी एक छोटा लड़का है, तुम उसे इस तरह की बुक कैसे दे सकते हो। पर इवोर टेलोन के ऊपर सवार होकर हवा में उड़ने लगता है। इवोर बोलता है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ मेरे दोस्त। टेलोन पूछता है अभी हमें कहाँ जाना चाहिए। इवोर कहता है आज के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहते हो हम वहीं पे चलेंगे। टेलोन बोलता है तो फिर चलो घर चलते हैं। एंड यहाँ पे इस मानवा का द एंड हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता है यहाँ पे एंडिंग होना नहीं चाहिए था, लगता है इस मानवा को बनाते बनाते ऑथर बोर हो गया था, इसीलिए उसने यहाँ पे ही स्टोरी को द एंड कर दिया। खैर छोड़ो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।